गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के समय बहुत बड़ी डिबेट एक छिड़ी हुई है E20 के बारे में। अब आपको पता है कि सरकार एथनॉल ब्लेंडिंग करती है। हमारा जो पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें 20% आपको एथनॉल देखने को मिल जाएगा और बाकी 80% आपको उसमें पेट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। अब देखो, एथनॉल के डेफिनेटली बहुत सारे फायदे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इससे हमारा जो पॉल्यूशन है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ये एक क्लीनर फ्यूल है बाकियों के मुकाबले। प्लस एट द सेम टाइम हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों के ऊपर कच्चे तेल के लिए, उसको हमें कम करने के अंदर हमारी हेल्प करता है। हमारे किसानों की ये मदद करता है, क्योंकि देखो जो एथनॉल है उसका इम्पॉर्टेंट एक बहुत बड़ा सोर्स आपका जो शुगर केन है या मेज़ है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसके कई सारे फायदे सरकार की तरफ से गिनाए जाते हैं और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसमें सेव होते हैं। बट लोगों की तरफ से थोड़ी नाराजगी आज के टाइम यहाँ पे चल रही है। उसका कारण पता क्या है? कि एक तो E20 फ्यूल भरवाने की वजह से माइलेज में कमी आती है और ये सरकार ने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि इससे माइलेज लगभग 3 से 5% तक गिर सकता है। तो एक तो ये बात हुई कि आप जो तेल भरवाओगे अब उससे माइलेज कम निकलेगी। और इंडियन कस्टमर को तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई गाड़ी या कोई पर्टिकुलर व्हीकल कितना माइलेज देता है। अगर वही कम हो जाएगा तो दिक्कत वाली बात है। दूसरी बात ये भी देखो कि जब तेल का दाम बढ़ता है तो सरकार फटाफट तेल के दाम बढ़ा देती है हमारे लिए, और जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम होता है तो भाई हमारे लिए दाम नहीं कम होते। अब पॉइंट तो ये है ना कि भाई अगर आप हमें एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल आप दे रहे हो और हमें ऑप्शन भी नहीं दे रहे उसको चूज करने का, तो कम से कम उसको सस्ता तो रखो। ठीक है, उसका प्राइस तो थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। तो सरकार का यहाँ पे तर्क ये आया है, सरकार की तरफ से जो फाइनल जो स्टेटमेंट आई है उसमें सरकार ने ये बोला है कि देखो, भारत देश में ना हम अपने किसानों की मदद करना चाहते हैं। अब जैसे मक्के की दाम की बात करें, मक्के के लिए हम अपने किसानों को अच्छा खासा पैसा देते हैं। अब अगर हमें किसानों से ये चीज़ खरीदनी है तो पेमेंट करनी पड़ेगी सरकार को। अब अगर खर्चा ज़्यादा आएगा, किसानों को ज़्यादा पेमेंट हमें करनी है, तो तेल का दाम भी तो महंगा ही होगा ना। और सरकार ने ये भी बोला है कि देखो, एथेनॉल बनाना तब हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है जब ऑयल के दाम 120 से $130 प्रति बैरल हों। उस केस में हमें यहाँ पे फ़ायदा होता है। पर अभी जैसे तेल के दाम सस्ते हैं ना, तो अब यहाँ पर हम तेल सस्ता नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारे फार्मर्स को अच्छा कंपनसेशन देना है। तो पॉइंट इन दी एंड निकल के ये आया कि जो आम आदमी है ना, महंगा तेल होगा तो उसका खर्चा आम इंसान को सहना पड़ेगा, और सस्ता तेल हो जाएगा तो भी उसका फायदा एक आम इंसान को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं यही सरकार की तरफ से यहाँ पे बोला जा रहा है इनडायरेक्ट बेसिस के ऊपर कि हाँ, प्राइस कम हो जाएंगे तो किसानों को पैसा देना पड़ेगा, और प्राइस महंगे हो जाएंगे तो उस केस में तो वैसे भी चीज़ें महंगी है तो महंगा ही होगा। तो थोड़ा सा देखो, इसके रिगार्डिंग लोग इतने खुश नहीं है सरकार के इस रिस्पॉन्स की तरफ से। इनफैक्ट लोगों की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि इससे हमारा जो जो जंग लगता है हमारे इंजन के अंदर, उससे इंजन भी जल्दी खराब होता है। हालांकि सरकार इस बात को यहाँ पे नहीं मान रही है कि ऐसा होता है, क्योंकि E20 की जो ऑक्टेन रेटिंग है वो बेहतर है, इसकी एंटी नॉक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ऐसा इंजन खराब होने वाली बात तो ये गलत है, ऐसा सरकार का यहाँ पे कहना है। आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, जरूर कमेंट में बताना। दोस्तों, डेट है आज की 11 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस बार का जो सी सेट बैच है, सी सेट बैच 2027, वो स्टार्ट होने जा रहा है 15 जुलाई से। अब ये 15 जुलाई से जो बैच स्टार्ट होगा, इसमें आपका क्वांट, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल, हर एक जो सेक्शन है वो यहाँ पे कवर होगा। लाइव लेक्चर्स होंगे, अगर किसी कारणवश आप मिस कर जाते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। इसमें डीपीपीस होंगी अपनी प्रैक्टिस के लिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, और मैं अलग से एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा सीरियस स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट कि कोई भी डाउट किसी बच्चे का यहाँ पे अनएड्रेस्ड यहाँ पे ना जा पाए। तो 15 जुलाई से जो बैच है स्टार्ट हो रहा है, इसका जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया है। कंप्लीट कवरेज होगा, कंप्लीट प्रैक्टिस हम यहाँ पे इस बैच के माध्यम से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वर्ल्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के बारे में। सबसे पहले ना आप दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट समझो, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको टच नहीं किया जा सकता। राइट, यही मीनिंग होता है ना इंग्लिश में। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नोटिस किया है कि मान लो एक कंपनी है,
उसने अपना प्लांट बनाया या फिर बड़ी बड़ी मशीनरी बनाई, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, कुछ बिल्डिंग्स बनी, ये सारे फिजिकल एसेट्स हैं दरअसल में। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर फिजिकल एसेट्स। ठीक है, तो जो ऐसे किसी कंपनी की बैलेंस शीट होगी ना, उसमें फिजिकल एसेट्स के अंतर्गत ये चीजें आ जाएंगी। बट कुछ चीजें होती हैं दोस्तों इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ब्रांडिंग, जो भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपके पास डेटाबेस है किसी चीज का, आपका सॉफ्टवेयर है ना, ये सारी चीजें आपकी जो आती हैं ये आपकी इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहलाती हैं। यूपीएससी में आई थिंक 2023 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि इनटेंजिबल में क्या क्या चीजें आती हैं। ध्यान रखना ये नॉन फिजिकल एसेट्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की ब्रांड वैल्यू भी, वो भी यहाँ पे इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पे आ जाती है। राइट, तो ये पहला तो फर्क हमने यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन का पढ़ लिया। अब पॉइंट पता क्या है, एक ना रिपोर्ट निकलती है, वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को निकालता कौन है, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में इटली का एक लुइस बिजनेस स्कूल है, ये मिलकर इसको निकालते हैं। ये देखते हैं कि किस देश ने कितना शानदार काम किया है इंटेंजिबल एसेट्स के इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत, किस तरह से वो एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं। देखो जितना अच्छा आप R&D करेंगे, जितना अच्छा आप इनोवेशन करेंगे, जितने अच्छे आपके लोगों के स्किल्स होंगे, अच्छी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, उसी का फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वही होती है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। तो अगर हम बात करेंगे ना इस बार की रिपोर्ट की, तो हमें नोटिस करने को मिलता है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोथ भारत की हुई है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट के मामले के अंदर। जो टॉप की दुनिया की 15 सबसे बड़ी इकोनॉमी ना, उनमें सबसे तेजी से ग्रो किया है भारत इस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत, और ये लगभग 8% की एनुअल ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। भारत में जो सॉफ्टवेयर है, डेटाबेसेस हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल, ब्रांड्स, ये डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, भारत ने सॉफ्टवेयर में R&D, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनमें अच्छा काम किया है पहले के मुकाबले। भारत के जो स्टार्टअप्स हैं, यंग इनोवेटर्स हैं, अलग अलग सरकार ने पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव एक्चुअली बेनिफिटेड इंडिया, और अब हम पहले से काफ़ी बेटर यहाँ पे कर रहे हैं। तो लंबे समय के अंदर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, एंड इस तरह से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक जो है तेजी से ग्रो करने वाली यहाँ पे बन गया है। राइट, इसके अलावा दोस्तों वीपो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वीपो वही संस्था है जो वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को निकालती है। अब ये दरअसल में एक UN की ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जो दुनिया भर के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रमोट करती है। लगभग 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज ये एडमिनिस्टर करती है, जैसे फॉर एग्जांपल पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, मैड्रिड सिस्टम फॉर ट्रेडमार्क्स, और इसको 1967 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है WSIS प्राइज 2026। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझो WSIS की, दैट इज वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। थोड़ा सा एक्सप्लेन और मैं करता हूं इसको। आप सबने ITU का नाम सुना है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। देखो मैं कई बार प्रीलिम बूस्टर के अंदर ITU पढ़ा चुका हूं आपको। दरअसल में ये भी अपने आप में क्या है, ये भी UN की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपको देखने को मिल जाती है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग जो काम करती है। राइट, आज के समय इसका रोल 5G, AI, ठीक है, पुराने टाइम में टेलीग्राफ कम्युनिकेशन के ऊपर होता था। तो ये है आपका ITU। ठीक है, अब इस वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ना क्या होता है कि प्राइजेस दिए जाते हैं। प्राइजेस किस कॉन्टेक्स्ट में, कि किसी जगह के ऊपर ICT का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ, सरकार के किसी इनिशिएटिव में बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसलिए ये प्राइजेस दिए जाते हैं, WSIS प्राइजेस। अब हुआ पता क्या है, हमारा एक इनिशिएटिव है दैट इज समृद्ध ग्राम। इस समृद्ध ग्राम को यहाँ पर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर यहाँ पर ये प्राइज मिला है। अब क्वेश्चन आ गया कि सर ये आखिर समृद्ध ग्राम क्या है, और इतना क्या खास चीज हुई है कि हमें ये प्राइज मिला जिनेवा स्विट्जरलैंड में। देखो पॉइंट पता क्या है, हमने पता क्या किया है, एक तो मैं आपको पहले ना थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। 2011 में ना हमने भारत नेट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उस टाइम उसका नाम था, पहले 2011 में स्टार्ट हुआ था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से, फिर उसके बाद 2014 में सरकार बदलती है तो उन्होंने इसका नाम रख दिया भारत नेट। अब गांव गांव के अंदर हम यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इनफैक्ट 2020 के अंदर PM वानी स्कीम भी आई,
वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अब देखो भारत नेट में हम पता क्या कर रहे थे, हम जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहां तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से उनको प्रॉपर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से उनको जोड़ रहे थे। पीएम वानी में पता क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे पीडीओज बना रहे हैं। पीडीओज का मतलब क्या है, देखो जैसे हो सकता है कि आपके घर के पास में कोई छोटे किराने की शॉप है। अब आपको अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर इसके पास जाकर मान लो 5 रुपए का इंटरनेट यहाँ पे इससे ले सकते हैं। मतलब आप वहां पे इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसे वाईफाई एरियाज बन जाएंगे कुछ एरियाज। एक ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले ना एसटीडी पीसीओ बूथ हुआ करते थे। आपको किसी को कॉल करना होता था ना तो आप उस पीसीओ बूथ में जाते थे और वहां से कॉल कर लेते थे 1 रुपया 2 रुपया सिक्का डाल के। अब ये सिस्टम कुछ ऐसा ही है कि आपके घर के पास में कोई चाय वाले की दुकान है, घर के पास में कोई पान वाले की दुकान है। अब आप उसको छोटा सा पेमेंट करके उससे इंटरनेट आप यहाँ पे ले सकते हो। ये है पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इनको बोलेंगे पीडीओस। ये जो मैं बोल रहा था ना किराने की दुकान, वो आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे और उनको कोई लाइसेंस फी नहीं देनी पड़ेगी, बस आपको हल्का सा पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने इस तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा शानदार काम किया है पिछले कई सालों के अंदर। और उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा ये जो इनिशिएटिव स्मृत ग्राम। स्मृत ग्राम बेसिकली क्या है, गांव के अंदर ना आपके समृद्ध केंद्र होते हैं। शहरों में भी होते हैं पर मेजरली गांव के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें ये काम करते हैं फिजिटल माध्यम से। फिजिटल दरअसल में 2 वर्ड से बना है, फिजिकल एंड डिजिटल। होगा पता क्या कि आपको घर बैठे हुए अपनी डॉक्टर से बात करनी है तो टेली मेडिसिन यहाँ पे मिल जाएगी। हेल्थ एटीएम हो गया, पीएम जन औषधि सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती हैं। देखो डिजिटल भी है कुछ फिजिकल भी है, स्मार्ट क्लासरूम, ऑडियो, ठीक है, एआर वीआर जो होता है ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी हो गया, आईओटी बेस्ड सॉइल टेस्टिंग। हमारे जो किसान होते हैं उनको टेस्ट करवाना है कि उनकी मिट्टी में क्या कमी है तो वो करवा सकते हैं। ड्रोन से कैसे एग्रीकल्चर में मदद मिलेगी। फिर आपकी जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, ई कॉमर्स सपोर्ट, ये सारी अलग अलग सुविधाएं या तो आपको डिजिटल माध्यम से या वहीं पर फिजिकल माध्यम से आप जाकर ये सारी सर्विस आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। ये होते हैं समृद्ध ग्राम, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने भारत देश के अंदर इस तरह से अलग अलग समृद्ध ग्राम यहाँ पे बनाए हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, पूरे एरिया को यहाँ पे इंटरनेट से यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो लगभग 2,17,000 ग्राम पंचायतों को हमने ऑलरेडी सर्विस रेडी यहाँ पे बना दिया है समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव के माध्यम से। तो इसी चीज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया और इसी वजह से यहाँ पर इसको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, एक्शन लाइन C6 एनेबलिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को जो अवार्ड मिला है इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। बाकी देखो ध्यान रखिएगा कि ये जो अवार्ड है ना, ये दरअसल में 11 एक्शन लाइंस है WSIS की, उसमें एक्शन लाइन C6 जो है हमें अवार्ड यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कल्चरल रिपेट्रिएशन ऑफ एंटीक्विटीज। अब देखो एक चीज अंडरस्टैंड करना कि अलग अलग देशों में ना हमारे कुछ एंटीक जो होते हैं, हमारे जो सभ्यता के कुछ चिन्ह होते हैं वो वहां पर होते हैं, तो हम उनको अपने पास यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं रीपैट्रिएशन। कि मान लो हमारी कोई हमारा कल्चरल धरोहर थी ना, जो हमारी वहां पर थी, कुछ कल्चरल प्रॉपर्टी थी, कुछ एंटीक था, कुछ ह्यूमन रिमेन्स थे, अगर वो हम अपने देश में वापस लेकर आते हैं उसको बोलते हैं रीपैट्रिएशन। इससे हमारा कल्चर और अच्छे से रिस्टोर होता है, ठीक है। कुछ एक्वायर गलत तरह से कोई चीज़ कर ली गई थी वो हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, कल्चर आइडेंटिटी यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। तो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर समिट हुआ ना, उसमें यहाँ पर यह भी अनाउंस हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत की ऑस्ट्रेलिया के पास है वो हम वापस ले लेंगे, और हमारे पास भी कुछ ऑस्ट्रेलिया की चीज़ें हैं हम उन्हें यहाँ पे वो चीज़ें वापस कर देंगे। अब देखो कई बार ना ऐसी चीज़ें ना न्यूज़ में भी आती रहती हैं, या कई बार आप वैसे भी अपनी कोई स्टैटिक बुक भी पढ़ते हो, वहाँ पर भी आप कई बार ऐसी चीज़ें पढ़ते हो। अब ऐसे केस में ना देखो सबसे बढ़िया पता क्या होता है कि आप एक छोटा सा इमेज सर्च कर लो। मैं आपको ना थोड़ा सा हेल्प करना चाहता हूँ कि देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग भी गूगल जेमिनाई का इस्तेमाल करते होंगे। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे गूगल जेमिनाई के पास आप गए, आप सीधा यहाँ पे जो भी अपना डाउट है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाइप यही कर दिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रीपैट्रिएशन, राइट, और आप यहाँ पे इसकी इमेजेस देखना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे गूगल जेमिनाई पे ये टाइप करो, आपको गूगल जेमिनाई जो है वो सारा कुछ यहाँ पे बता देगा। एंड इनफैक्ट ना यहाँ पर ये इमेजेस भी आपको दे देगा। जैसे इस बार आप देखो ना जो रीपैट्रिएशन हुआ है ये इन 3 चीज़ों का हुआ है, ठीक है। तो गूगल जेमिनाई का बहुत अच्छे से
इस्तेमाल भी आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। अब हुआ क्या है, ये 3 चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे पिक्चर में, ठीक है? इसमें 3 चीज़ें क्या हैं जो हमें वापस मिलेंगी? एक तो है देखो ये नंदी जी का जो स्टैचू है, इट इज़ अ स्टोन आइडल ऑफ नंदी। इसके अलावा यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर ना कार्तिकेय की ये मूर्ति है और इसमें कार्तिकेय के टोटल 6 हेड्स हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे जो भद्रकाली जी का, जो गॉडेस भद्रकाली हैं, उनका मेटल ट्राइडेंट है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो भारत को यहाँ पे वापस मिलने वाली हैं। तो एक-एक करके तीनों के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ स्टोन स्कल्पचर ऑफ नंदी, ये 11th-12th सेंचुरी का है एंड नंदी जो कि वाहन है भगवान शिव का, ठीक है? उसको हमें यहाँ पे वापस मिलेगा हमें, ठीक है? तो लगभग ये आप नोटिस कर पाओगे 1000 साल पुराना आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अगर मैं बात करूँ भद्रकाली का मेटल ट्राइडेंट जो है, ये भी 11th सेंचुरी का है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं त्रिशूल की, तो त्रिशूल तो भगवान शिव का मेन वेपन है एंड जो भद्रकाली है वो एक गॉडेस पार्वती की ही एक फॉर्म आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि जो सिंबल है शक्ति का वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये ऐसा बताया जाता है कि जो तिरुवरुर डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें जो श्री काशी विश्वनाथ स्वामी टेम्पल है, वहाँ का ये अपना जो मेटल ट्राइडेंट है वहाँ से बिलोंग करता है। फिर अगर मैं बात करूँ 6 हेडेड कार्तिकेय स्टोन स्टैचू, देखो कार्तिकेय को जी को हम मुरुगन के नाम से भी जानते हैं, जो कि भगवान शिव और पार्वती के बेटे हैं, ठीक है? तो उनको यहाँ पे 6 हेड्स यानी कि षणमुख से यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है और ऐसा बताया जाता है कि ये भी नागनाथ स्वामी टेम्पल मनाबडी थंजूर, वहाँ से ही ये बिलोंग करती है, ये जो पर्टिकुलर आपको स्टैचू देखने को मिलता है और इसको जिंदा चोलामान के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। तो इस तरह से ये सारा चीज़ें जो थी ये है भारत की, बट ऑस्ट्रेलिया के पास थी, तो ऑस्ट्रेलिया अब यहाँ पे इनको रिटर्न करेगा। और इनफैक्ट ना अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि जो ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट नेशंस इंडिविजुअल, इसकी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई में यहाँ पे पड़ी हुई हैं। बेसिकली पता क्या है, जो ऐसे लोग थे जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ट्रेडिशनल लोग थे, जो वहाँ के ओरिजिनल अबोरिजिनल लोग थे, उनके कुछ चीज़ें, उनके कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हमारे पास हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिमेन्स स्कल्स हो गया, ठीक है? ये बहुत उनके लिए सेक्रेड है, तो हम भी इनको यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे रिटर्न करने जा रहे हैं। पॉइंट आता है हम ऐसा इसको रिटर्न क्यों कर रहे हैं? देखो एक तो अच्छे रिश्ते बनते हैं, दूसरी बात ये भी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है। इसके माध्यम से देखो हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर। और अगर मान लो कुछ ऐसा गलत चीज़ एक दूसरे के देश में चली गई है जो सामने वाले देश के, तो उसको ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करना, वो भी इसमें इंक्लूड ही यहाँ पे रहता है। तो हम इसी वजह से यहाँ पे ये एक्सचेंज कर रहे हैं। और ध्यान में रखिएगा ये जो तीनों चीज़ें हम यहाँ पे वापस हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, ये दरअसल में चोला पीरियड की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अभी आज के समय ये नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में है, तो वहां से भारत को ये चीज़ें सारी मिल जाती, राइट? आगे आएंगे दोस्तों। बाकी अच्छा हाँ, इसमें लीगल फ्रेमवर्क की मैं बात करूं तो एक तो हमारा एक एक्ट है एंटीक एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मेन जिम्मेदारी है इन चीज़ों की यहाँ पे प्रोटेक्शन करना। और इनफैक्ट यूनेस्को की कन्वेंशन भी है 1970 की और इंडिया इसकी यहाँ पे सिग्नेटरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है राइजिंग कैंसर बर्डन इन इंडिया। दोस्तों WHO की ना एक रिपोर्ट आई है कैंसर के रिगार्डिंग। अब उसमें ऐसा बताया गया है कि भारत के अंदर जो कैंसर के केसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे इन्होंने जो बताया है ना कि 2022 के अंदर भारत में लगभग 14 लाख नए कैंसर के केसेस आए और लगभग 9 लाख लोगों की डेथ हुई कैंसर से। अगले साल अगर हम बात करें 2024 में, मतलब 2 साल बाद, तो लगभग ये केस 16 लाख हो जाएंगे, मतलब ऐसा बताया जा रहा है, मतलब कि इस रेट से बढ़ रहे हैं। एंड बाकी 2050 तक लगभग ये 28 लाख हो जाएंगे। इतने केसेस हर साल हुआ करेंगे, नए कैंसर के केसेस। तो इसके कारण क्या बताए गए हैं इनके द्वारा? देखो एक तो है कि हमारी जो पॉपुलेशन है अब थोड़ी एज्ड हो रही है, 60 साल 65 साल 70 साल वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, आगे और बढ़ेगी। फिर शहरीकरण होने की वजह से हमारी फिजिकल फिटनेस काफ़ी कम हो गई है, ठीक है? काफ़ी सारे लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो तंबाकू की वजह से कैंसर होता है। फिर खाना पीना हमारा अच्छा नहीं है, मोटापा है बहुत सारे लोगों को, फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम है, दारू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फिर एयर पोल्यूशन, ये सब की वजह से हमारे देश में जो कैंसर केसेस हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। भारत में सबसे मेन जो कैंसर का कारण है वो है ब्रेस्ट कैंसर, मतलब दैट्स द मेन मोस्ट कॉमन। इसके अलावा लिप एंड ओरल कैविटी, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे।
ओरल कैंसर इंडिया में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं और तंबाकू खाने की वजह से ये कैंसर हो जाता है। तो अब डब्ल्यूएचओ ने यही बोला है कि भाई एक तो तंबाकू के ऊपर भारत के लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, इसके अलावा एचपीवी वैक्सीनेशन यानी कि जो आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन है वो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे वैक्सीन इसकी लगवाई जाए। इसके अलावा रेगुलर स्क्रीनिंग हो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओरल कैंसर की, उनको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा। इसी के माध्यम से यहाँ पे कैंसर केसेस हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये पूरा रिसर्च किसने की है? देखो एक्चुअली पता क्या है, डब्ल्यूएचओ के ही अंतर्गत आपको एक स्पेशलाइज्ड कैंसर एजेंसी देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। ये डब्ल्यूएचओ की ही एजेंसी है जिसको 1965 में स्टैब्लिश किया गया था लियोन फ्रांस के अंतर्गत, और दुनिया भर में कौन कौन सी चीज़ें कैंसर होता है उसको ये आइडेंटिफाई करती रहती है। और इसका ही एक डेटाबेस है जिसको बोलते हैं ग्लोबोकॉन। ठीक है, ग्लोबोकैन इसी का ही डेटाबेस है जहाँ पूरा डेटा इकट्ठा होता है। तो हर कंट्री में कितने कितने कैंसर केसेस हैं वो इस डेटाबेस में यहाँ पे ये अपडेट करते रहते हैं। और हमारी देखो सरकार ने कोशिशें तो बहुत की हैं इस केसेस को रोकने के लिए, पर अभी भी नंबर ऑफ केसेस काफ़ी हाई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल कैंसर ग्रिड हमने स्टार्ट किया 2012 के अंदर, जिसमें 300 से भी ज़्यादा कैंसर सेंटर जो कि काम कर रहे हैं भारत के अंदर अच्छा कैंसर केयर देने के लिए, उसका एक नेटवर्क हमने यहाँ पे क्रिएट किया। फिर आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें 5 लाख तक का हमारा जो कवरेज होता है इंश्योरेंस कवरेज, उसमें कैंसर भी यहाँ पे इलाज उसका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। फिर इसके अलावा हमने 2010 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको 2023 में हमने नाम रखा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें कैंसर हो गया और जो बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको सही टाइम के ऊपर आइडेंटिफाई कर पाएं, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, अर्ली डायग्नोसिस हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, ये सारा काम यहाँ पे इसके माध्यम से किया जाता है। राइट, तो भारत में कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि लोग ज़्यादा इसके रिगार्डिंग सतर्क बनेंगे आने वाले समय के अंदर, और हम इसकी जो लड़ाई है इसके अगेंस्ट यहाँ पे लड़के कैंसर केसेस को भारत में कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, एक था ट्राइब एक्स के बारे में, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल लर्निंग नॉलेज प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप भारत के टेरेबल हेरिटेज के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको डिग्री भी यहाँ पे मिलेगी। तो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इंडियन याक की बात करें तो इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा जो आपका वाइल्ड याक होता है, तो सेकंड इज रॉन्ग। प्राम्बनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स आपका इंडोनेशिया में है ना कि म्यांमार के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।